हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम समास को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और आज हम समास को एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अच्छे से, जो आपको समझ में आ जाए, इस तरह से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं समास को। ठीक है, समास के 6 मुख्य भेद हैं, जो इस प्रकार है। 1 अवयवी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास और 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास और 6 पर है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवयवी भाव समास को। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। अवयवी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग जरूर होता है, ये जरूर याद रखना है आपको। कुछ ऐसे शब्द जो अवयवी भाव समास के आगे अवश्य लगे मिलेंगे, जैसे प्रति, आ, यथा, अनु, भर, हाथ, यावत, यथार्थ, हर इत्यादि। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इन शब्दों को। अवयवी समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आ प्लस जन्म, तो आ जन्म हो गया जन्म से लेकर। ठीक है, प्रति प्लस दिन इक्वल टू प्रतिदिन बराबर हो जाएगा प्रत्येक दिन। जिस शब्द के दोनों शब्द एक जैसे होते हैं वहाँ पर भी अवयवी समास होते हैं, जैसे कि दिनों दिन में अवयवी समास है, रातों रात में भी अवयवी भाव समास है। यहाँ पर योजक चिन्ह वाला फंडा नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखना है जहाँ पर दो शब्द एक जैसे आ जाए वहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। 4 तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजा का कुमार राजकुमार। 2 रचना को करने वाला, क्या हो जाएगा रचनाकार। 3 चिड़िया को मारने वाला, क्या हो जाएगा चिड़ी मार। और तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ठीक है, विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्म तत्पुरुष, या द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में को अवश्य आएगा विचाले में। ठीक है, देख लेना है, जैसे जेब को कतरने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? जेब कतरा। दूसरे नंबर पे आएगा करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष भी ध्यान रखना है आपको। इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, से और के द्वारा अवश्य आएगा। और किसी भी पद में यदि से आ जाए या के द्वारा आ जाए, ठीक है, तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होगा ही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। करण तत्पुरुष की पहचान, ठीक है, क्या पहचान है करण तत्पुरुष की? तो करण तत्पुरुष की पहचान यह है कि इसमें कुछ ना कुछ साधन होता है। ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा गया, मतलब कुल्हाड़ी एक साधन के रूप में प्रयोग हुई है। यहाँ पर कुल्हाड़ी क्या हुई है? एक साधन के रूप में प्रयोग हुई है। काय के द्वारा पेड़ काटा गया? कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से, जहाँ पर साधन होगा वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। और वह बस द्वारा स्कूल जाता है, यहाँ पर भी करण तत्पुरुष होगा, क्योंकि किसके द्वारा जाता है? बस के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि बस साधन के रूप में है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, तो अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा करण तत्पुरुष को। और करण तत्पुरुष के बारे में कुछ रोचक बातें, इसमें यदि भय की चर्चा हो जाए, जैसे किसी को डर लग रहा है या वह भय से चला गया या मुझे डर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी करण तत्पुरुष समास होगा ही होगा। ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भय लगेगा डर लगेगा ऐसी स्थिति आ जाए। और इसमें सूर द्वारा रचित
तो सुरचित में भी करण तत्पुरुष समास है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और काफ़ी और पेंसिल लेकर बैठ जाओ और अच्छे से नोट्स बना के इनको अच्छे से लिख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थर्ड पर आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान से, इसमें संप्रदान लिखा हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ दान लिखा हुआ है, दान देना है, दान ही, ठीक है। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? संप्रदान तत्पुरुष समास में को या के लिए की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, प्रयोग के लिए शाला का मतलब हो गया प्रयोगशाला। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। गो के लिए शाला, गौशाला। संप्रदान तत्पुरुष के बारे में कुछ रोचक बातें। संप्रदान तत्पुरुष समास में कुछ वस्तुओं को देने के लिए, अभी अभी मैंने पीछे बताया था कि कुछ वस्तुओं को देने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। जैसे मोहन के लिए पुस्तक, ठीक है, और परीक्षा के लिए दान। संप्रदान शब्द से ही यह, मैंने भी पीछे आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ, यह पता चलता है कि कुछ चीज़ देने को संकेत कर रहा है या प्रेरित कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझते चलना है। चौथा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा है आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष समास में अलगाव का भेद होता है, ठीक है। अलगाव मतलब अलग होने की स्थिति इसमें होती है, जैसे कि चलो अभी बताऊंगा आगे। और इसमें से की विभक्ति का लोप हो जाता है, से जरूर आएगा विचाले में, कहीं ना कहीं देख लेना है अच्छे से। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का उस स्थान से अलग होने के बारे में पता चलता है। यह उच्च नहीं है, उस है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे वह मेरठ से दिल्ली गया, तो हमें पता चल रहा है कि दिल्ली अलगाव तो हुआ है, मेरठ से दिल्ली गया है, तो यहाँ पता चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसने मेरठ का स्थान तो छोड़ दिया और वह दिल्ली चला गया, ठीक है। तो अच्छे से पता चल रहा है दिल्ली पहुँच गया या चला गया, तो यह पता चला अलगाव की स्थिति है। आपादान तत्पुरुष के बारे में कुछ, अपदान तत्पुरुष के बारे में जानकर हमें यह पता चलता है कि जहाँ अलग अलग होने की स्थिति हो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष होता है। मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया है बहुत अच्छे से। जैसे धनहीन, पता चल रहा है तो धनहीन, तो धन से हीन, तो अलग हो रहा है, वो धन नहीं है उसके पास। और पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता टूट कर नीचे गिरा तो पेड़ से अलग हो गया। और तालाब से मछली बाहर आई तो मछली तालाब से अलग होगी। कुएं से मेंढक बाहर आया तो वही मेंढक उससे बाहर हो गया। तो इनमें हम यह देखते हैं कि अलगाव की स्थिति है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है, 5वें नंबर पर है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो का हमें दिख रहा है लोप हो गया इसमें, ठीक है, गायब हो गया। और विधा का सागर, विधा सागर। संबंध तत्पुरुष में हम देखते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध होता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष होता है, ठीक है। जैसे संबंध होता है, संबंध के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। 6 पर आता है अधिकरण तत्पुरुष। 6 और लास्ट है, ये आखिरी है, ठीक है। तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर जरूर होगा, इसमें विचाले में देखना है ना, कहीं भी लुप्त हो जाती है। जैसे पुरुषों में उत्तम तो पुरुषोत्तम, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पर में, ठीक है, में जरूर आएगा, कहीं भी देख लेना है। विभक्ति का लोप हो रहा है, आप देख रहे होंगे पुरुषों में उत्तम तो में अलग हो रहा है, पुरुषोत्तम हो गया, ठीक है। और आप पर बीती तो क्या हुआ, आप बीती, यहाँ पर भी पर विभक्ति का लोप हो रहा है, पर का लोप हो गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो पर विभक्ति का लोप हो रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना न भूलें, ठीक है बच्चों। नंबर 3 पर आता है कर्मधारय समास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्मधारय समास, अच्छे से पढ़ना है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आसान शब्दों में कहे तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे
सज्जन, कोई पुरुष सज्जन है तो सत्य है जो जन, तो उसमें कौन सी विशेषता है? सत्य है, सच्चा व्यक्ति है वो, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा। इन दोनों उदाहरणों को देखने पर हमें क्या पता चलता है? पता चलता है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाए, ठीक है, जब कोई किसी वस्तु, मैंने पीछे बताया, वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। पहचान क्या है इसकी? विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि शब्द जरूर आएंगे, ठीक है। ये जरूर देखना है, जैसे मैंने ये ब्रैकेट में बंद किया हुआ है जो के समान आदि शब्द आते हैं। पीछे जो उदाहरण दिए थे उनमें आपने देखा ही होगा, उनके बीच में है जो के समान जरूर शब्द मिलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पर क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास को भी पढ़ के चलना है, ठीक है। तो द्विगु समास की पहचान, द्विगु समास की क्या पहचान है, ठीक है, अच्छे समझ लो क्या पहचान है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई पद, पहला पद यानी कि संख्यावाचक होगा। जैसे 7 दिनों का समूह, तो 7 से ही पता चल रहा है सप्ताह, तो 7 से ही पता चल रहा है। दोपहर का समय, तो दोपहरी, ठीक है, दोपहर का समय। तो 2 आ रहा है। 9 रात्रियों का समूह नवरात्र हो गया, यहाँ से पता चल रहा है 9 से ही पता चला। और 3 रंगों का समूह तिरंगा, अच्छे से पता चल गया होगा आपको, तो दिगु भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की क्या पहचान है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, एवं या अथवा लगा होते हैं। ये ध्यान रखना है कि विचार में कहीं ना कहीं आपको और, एवं या अथवा अवश्य मिलेंगे। और दोनों पदों के बीच पराय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बारे में जानते ही होंगे, योजक चिन्ह होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा, लगा के दिखा दूंगा। और दोनों समास में अधिकतर शब्द विलोम शब्द होते हैं। अच्छा, एक बात और देखनी है आपको, जो भी पद होंगे वे विलोम शब्द होंगे, जैसे कि रात और दिन, रात दिन, ठीक है, इसी प्रकार से होंगे। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है, किसके हैं महत्वपूर्ण उदाहरण? द्वंद्व समास के। जैसे नदी और नाले हैं, तो नदी नाले बने, विलोम शब्द तो है नहीं, पर नदी नाले। पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य में क्या है? द्वंद्व समास है। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। नाक और कान, नाक और कान, जैसे नाक और कान लिखा हो ना, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। माता और पिता, माता पिता। आकाश और पाताल, आकाश पाताल। तो हम देखते हैं सभी में क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, सभी में विलोम शब्द है और योजक चिन्ह अवश्य लगा हुआ है। लेकिन अवयवी समास में ध्यान से करना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 पर आता है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, ठीक है, मतलब क्या हुआ? नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव, ठीक है, क्योंकि उसने क्या पी लिया था? शिव ने क्या पी लिया था? विष पी लिया था, जिसके कारण शिव का कंठ नीला हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पद ने मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत करते हैं। देखना, एक तीसरे पद की ओर संकेत किया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, ठीक है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, इसको भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी काय को देनी है? हमें बहुव्रीहि समास को देनी है, यदि कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। मैंने एक क्वेश्चन डालूंगा, आगे बता दूंगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ, यहाँ तो हम देखते हैं कि तीसरे पद की ओर इशारा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। लेकिन नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब यहाँ से हमें यह पता चला कि कंठ कैसा है? कंठ नीला है, कुछ ना कुछ विशेषता बता दी है। तो जहाँ पर कुछ ना कुछ विशेषता बताता है, मैंने पीछे बताया है,
वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक है। ठीक है। नेक्स्ट, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, मतलब क्या हुआ? शिव, अर्थात शिव। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, ठीक है, इशारा करते हैं। और क्योंकि इसमें समस्त पद में कोई प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दस आनन, 10 आननों का समूह। इसमें भी द्विगु समास होगा क्योंकि पूर्व पद संख्यावाचक है। ठीक है। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। क्योंकि तीसरे पद की ओर इशारा किया तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। नोट बहुत जल्दी से लिखना है, इसको बहुत अच्छे समझना है। यदि आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न बनता है, मैंने अभी पीछे बताया था, जिसके ऑप्शनों में बहुव्रीहि समास भी है और द्विगु समास भी है, तो आपको बहुव्रीहि समास वाला ऑप्शन ही चुनना है। ठीक है। तो अच्छे समझ में आया होगा किस तरह से सुनना है। जैसे एक उदाहरण मैंने लिया है आपके लिए, 10 मुख में कौन सा समास है? जैसे कि 10 मुख आपके सामने आ गया पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, और आपके सामने ये ऑप्शन है, ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अवयवी समास और डी द्विगु समास। तो बहुत से बच्चे क्या मारेंगे? इसमें कर्मधारय होता तो कर्मधारय भी मार सकते थे, ठीक है, तत्पुरुष भी मार तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी देनी है? बहुव्रीहि समास को। नेक्स्ट है द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। ठीक है, द्विगु और कर्मधारय समास में क्या अंतर है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। जैसे कि नवरत्नों का समूह हो गया, तो इसमें पता चल रहा है हमें आराम से ही कि द्विगु समास है। चल रहा है ना? चल रहा है, क्योंकि नौ रत्नों का समूह तो द्विगु समास हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला पद कैसा है? संख्यावाचक है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, तो ये कर्मधारय हो गया, क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है समास और संधि में अंतर। अच्छा, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समास और संधि में क्या अंतर है। ठीक है, समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो संधि के बारे में पढ़ लो पहले। संधि वर्णों का मेल है, ये भी ध्यान रखना है। संधि काय का मेल है? वर्णों का। और समास शब्दों का मेल है। बी, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। ठीक है, अच्छे से ये भी ध्यान से रखना है। जैसे मैं एक उदाहरण लिया है, विधा प्लस आल्य, तो कारक चिन्हों का लोप होना है। अब देखो कैसे हो रहा है। विधा प्लस आल्य क्या हो गया? विधाल्य, तो क्या हुआ है? संधि हुआ। और राजा का पुत्र तो राजपुत्र, यहाँ पर कौन क्या हो गया? समास। ठीक है, तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ पर संधि होती है, और जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ पर समास होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद कर लेनी है। संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि संधि को तोड़ने पर संधि विच्छेद। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और जो भी नया व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, पोर्टर स्टडी पॉइंट, को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, इसीलिए ठीक है, तो प्लीज़ वेट करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, फिर मिलता हूँ ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अब के लाऊंगा वीडियो
अलंकार की। ठीक है।